नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप आए दिन हजारों पॉडकास्ट यूट्यूब पर रिलीज हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, अलग अलग पॉडकास्ट चैनल आ रहे हैं। हर पॉडकास्ट पे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नई रेमेडीज मिलती हैं, कुछ नए उपाय मिलते हैं। आज के टाइम में हम देख रहे हैं हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढोगे, दूसरी खड़ी है। दूसरे का सोल्यूशन ढूंढोगे, तीसरी खड़ी है। अच्छा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? नई प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है? उसके पीछे एक बहुत बेसिक रीजन है, क्योंकि हम जो भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं वो टेम्परेरी होता, परमानेंट नहीं होता। आपने किसी की कोई छोटी रील देखी, वीडियो देखी, वो उपाय करा, कुछ दिन आपको उस पर इफेक्ट दिखेगा, फिर नई प्रॉब्लम आ जाएगी दूसरे रूप में। क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसको परमानेंट नहीं ढूंढ रहे हो। अच्छा, परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको? परमानेंट लिखा हमारे वैदिक शास्त्रों में, ग्रंथों में। कोई जर्नल उपाय नहीं आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। फॉर एग्जांपल, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसको प्रॉब्लम आ रही है संतान की, संतान योग है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन अभी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन से काम नहीं बनेगा, उसका आपको परमानेंट निवारण ही करना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए हो कि ये पॉडकास्ट इसलिए खास है, इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस कंप्लीट पॉडकास्ट में वैदिक शास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं, वैदिक ज्योतिष के बारे में बात करने वाले हैं, जो असली, पुरानी और सबसे सटीक ज्योतिष शास्त्र है, जहां से सारी शाखाएं निकली हैं। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राहुल जी। सर नमस्कार। राधे नमस्कार, राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो सर की संस्था का नाम है महावीर चेतना ज्योतिष संस्थान। सर बहुत लंबे अरसे से, बहुत पुराने एक्सपीरियंस है सर को वैदिक ज्योतिष का। तो अगर आप वैदिक ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, आपको इंटरेस्ट है, और आपकी कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है, जॉब नहीं लग रही, पैसे से रिलेटेड है, लोन चल रहा है, आपके बच्चों की प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, पैदा नहीं हो रहे, घर नहीं खरीद पा रहे हो, गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हो, हजारों लाखों प्रॉब्लम है, तो ये पॉडकास्ट देख लेना पूरा, एक मिनट भी मिस मत करना। क्योंकि इस पूरे घंटे की वीडियो में कहाँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आचार्य जी दे दें, हमें खुद नहीं पता। तो प्लीज शुरुआत करते हैं एक और शानदार पॉडकास्ट की। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो मैंने आपको राधे राधे कहा। जी, श्री राधे। उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो वैदिक ज्योतिष है हमारी, जी, वो बाकी ज्योतिष से अलग क्यों है और पावरफुल क्यों है इतनी ज्यादा? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो ये वैदिक ज्योतिष है, इसकी उत्पत्ति हमारे वेदों से हुई है। जी। यह वेदों का छठा अंग है अच्छा। और ज्योतिष शास्त्र को वेदों में नेत्र कहा गया है। ओके। अर्थात हमारे शरीर में भी जो नेत्र होते हैं, ये देखने का कार्य करते हैं। जी। यानी मार्ग को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। आगे हमें कहाँ चलना है, किस दिशा में जाना है, यह हमारे नेत्र हमें बताते हैं, तभी हमारे पैर उस पे चल के आगे रास्ते तक, मंजिल तक पहुँचते हैं। तो इसी प्रकार से वेदों का ये छठा अंग, वेदांग ज्योतिष, ये हमारे जीवन में हमारे मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करता है। और सबसे प्राचीनतम ज्योतिष, चाहे हम भृगु शास्त्र की हम बात करें, चाहे हम ऋषि पराशर की हम बात करें, तो वैदिक ज्योतिष जो है ये सबसे प्राचीनतम है और सबसे सटीक है और ये बहुत ही विशेष तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है। बिल्कुल। तो मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आचार्य राहुल जी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं एंड वास्तु कंसल्टेंट हैं। वास्तु आज के टाइम में बहुत ज्यादा वास्त लोगों के घर में प्रॉब्लम आ चुकी है, नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। पहले के घर जो है मिट्टी के बना करते थे लोग, भर के बना के एक भूत लगा दिया करते थे, घोड़े की नाल लगा दिया करते थे, और लोगों के मन में द्वेष भावना उतनी नहीं हुआ करती, क्योंकि लोग सब सेम समीकरण के रहा करते थे। बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों में जलनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, नेगेटिविटी आ रही है, तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सर उसका वास्तु से भी रिलेटेड उपाय बताते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट पर्टिकुलर पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होना वाला है। सो प्लीज बने रहिए पॉडकास्ट में। तो आचार्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कोई इंसान है और वो जी, जेल जाने वाला है, या उसकी कुंडली में जेल योग है या नहीं है, क्या वो जेल जा सकता है या नहीं जा सकता? क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा है कि लोग बहुत केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ रहा आए है। दिन लोग फंस रहे हैं, फ्रॉड में फंस रहे हैं, स्कैम में फंस रहे हैं। मतलब कोई बेचारे रेप में भी फंस जाते हैं, फंस कुछ जाते ऐसे मर्डर में फंस जाते हैं, करा जी, नहीं करा नाम लिख गया। तो क्या हम उनकी कुंडली देख के वो योग बता सकते हैं कि बिल्कुल उनका बता जेल सकते हैं। जाना तय है या नहीं है? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। उनकी जन्म कुंडली आप ऐसा समझिए कि देखिए, जो जन्म पत्रिका होती है ना, बिल्कुल खुली किताब की तरह होती है। उसके अंदर सब कुछ लिखा है, आपके जीवन का हर एक वो पहलू लिखा है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है।
अब बात कर रहे थे जेल का जो योग बनता है जन्म कुंडली में, वो कैसे पता चलता है? जन्म कुंडली में जेल यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव होते हैं 8वां भाव और 12वां भाव, यानी अष्टम और 12वां। ये 2 भाव ऐसे हैं जहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि जातक के इस समय वर्तमान में जो दशा है, ठीक है, वो क्या जेल यात्रा के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है, और वो अगर जाएगा भी, उस पर झूठे आरोप लगेंगे भी, तो उसका बचाव कैसे होगा। अच्छा। तो इसके लिए 2 ग्रह तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, एक सैटर्न और मार्स, यानी शनि और मंगल। ये 2 ग्रह ऐसे हैं, अगर इनका संबंध 8वें भाव से या 12वें भाव से बन गया, तो आप समझ जाइए कि 100% आपके ऊपर एलिगेशन लगने वाला है। अच्छा। अब वो एलिगेशन मतलब जाहिर सी बात है, झूठा आरोप है, और झूठा आरोप है, उसे बचाएगा कौन आपको? उसको बचाएगा जुपिटर, बृहस्पति। अच्छा। बृहस्पति अगर आपके लग्न में कहीं पर गोचर कर रहा है, जन्म कुंडली में पंचम में गोचर कर रहा है या नवम में गोचर कर रहा है, तो 100% आप उससे बाहर निकल आएंगे, बिल्कुल निकल आएंगे। लेकिन बस ये सावधानी बरतनी है कि उसके साथ में राहु का कहीं गोचर ना हो रहा हो, तो अच्छा। निश्चित तौर पर आप बुरे फंसेंगे और उसको बचाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। कोई उदाहरण के तौर पे अभी हाल फिलहाल में आपके पास सामने कोई फेमस कुंडली आई हो जिसका आप रेफरेंस एग्जांपल देना चाहें? देखिए, इसमें ऐसे नाम तो डिस्क्लोज करना उचित नहीं होता, क्योंकि इस तरह के एलिगेशंस और केसेस होते हैं, लेकिन है एक व्यापारी गण है, और जिन पर जो है ये समझ के चलिए कि फेक बिजनेस, जो फ्रॉड का एक केस उन पर बना, और वो कहने का मतलब झूठा ही था एक तरीके से। तो वो आए और उनकी कुंडली में वो योग बना हुआ था, जी। उस पर हमने चर्चा की, देखा कि पूरा विश्लेषण किया कुंडली का, और यही कहा गया कि भाई आप बच जाएंगे, और निश्चित तौर पर आप बचेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है उस समय में, जिस समय वो मेरे पास आए थे, वो उस समय मीन राशि में गोचर कर रहा था, और उनकी जन्म कुंडली का वह लगन था, तो निश्चित तौर पर वो बच गए। कुछ एक सर हमने एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने बताया हमें कि अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, हमने उनको पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आप तो जेल जाओगे ही जाओगे, जब उनको पता भी नहीं था कि वो जेल जा सकती हैं या कोई शराब घोटाला वो होने वाला है, कुछ ऐसी बातें आने वाली है। देखिए, एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अपना यहाँ पर एक अपना विचार रखना चाहूंगा। मेरा विचार ये है कि देखिए, जब कोई घटना घटने के बाद अगर आप उसका बोल रहे हैं कि भाई वो घटना घट गई, कि केजरीवाल जी जाने वाले थे, हमने पहले प्रिडिक्ट कर दिया, तो ये चीज ऐसी होगी कि वो होने के बाद आपने उसको प्रिडिक्ट कर दिया और बताया आपने उसे बाद में है। जी। मैं विश्वास करता हूँ कि होने से पहले का बताना ही काम ज्योतिष का है। होने से पहले आप उसको बताइए ना, होने के बाद अगर आपने उसको बता दी तो वो किसी काम का नहीं। सही बात है। तो केजरीवाल जी अगर जेल गए, ठीक है, और आपने देखा कि उनका बचाव भी हुआ ना, वो बाहर भी आए हैं, जी। ठीक है। अब आगे की भी अगर आप मुझसे आज ही इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर पूछना चाहेंगे कि बिल्कुल अगर सर, वो आगे बिल्कुल दोबारा बिल्कुल। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है, वो 100% जाएंगे, लेकिन उनका बचाव होगा। अच्छा, दोबारा भी जेल जाएंगे। मई में जो जुपिटर का भी परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के आसपास वो जाएंगे दोबारा, लेकिन वापस आएंगे। तो प्लीज दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हो, अरविंद केजरीवाल जी को टैग करो, उनको फॉरवर्ड कर दो कि बचाव पहले, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यस। आप पहले से बचाव तैयारी करें, क्योंकि देखो जो कुंडली में लिखा, जो भाग्य में लिखा, वो होना तो है, और आप बहुत पुरानी कहावत है, होनी को कोई नहीं टाल कोई नहीं सकता। टाल सकता, बिल्कुल। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो कोई राहुल गांधी हो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो सर, एक अगला सवाल मेरा ये आ रहा है, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि मेरी जो है जीवन कितना है मेरा, क्या मेरी कोई अकाल मृत्यु तो नहीं हो जाएगी? तो क्या अकाल मृत्यु को हम कुंडली के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, अकाल मृत्यु यानी इसका अर्थ हो गया कि मृत्यु का कारण। अच्छा। देखिए, आपकी जो आयु है जन्म कुंडली में, सभी जानते हैं, जो ज्योतिष में जिनका इंटरेस्ट रहता है ना, कुंडली में जिनका इंटरेस्ट रहता है, वो जानते हैं कि कुंडली में जो 8वां घर होता है वो आयु का घर है जी। और जो आयु का घर है वहां से 8वां, यानी लगन से 8वां आयु का, और वहां से 8वां यानी लगन से तीसरा घर, जिसको हम अष्टम से अष्टम कहते हैं, ये भाव आपकी मृत्यु का कारण बताएगा कि आप आकस्मिक रूप से कैसे आपकी मृत्यु होनी है, या आप अपनी पूर्ण आयु करके इस संसार से जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव से और लगन से जो तीसरा घर है उससे। मृत्यु का कारण हमेशा आपका तीसरा घर ही बताएगा। तो अब तीसरे घर से अगर आपके किसी भी ऐसे भाव, तीसरा मतलब त्रिषडाय भाव, हमारे ज्योतिष शास्त्र में तीसरे घर को कहा जाता है त्रिषडाय भाव। अगर तीसरे घर से संबंध ऐसे ग्रहों का बन गया जो शुभ है, देखिए अब यहाँ पर बड़ा एक अलग सा कहने जा रहा हूँ, क्योंकि त्रिषडाय भाव यानी मैं उसको अशुभ मानता हूँ उस भाव को, कुछ ज्योतिष उसको शुभ भी मानते हैं, लेकिन मैंने हमेशा मेरी रिसर्च में और मेरे विश्लेषण में उसको हमेशा अशुभ पाया है। जिस भी भाव का स्वामी मैंने तीसरे भाव में बैठा हुआ देखा, उस भाव की उसने हमेशा हानि कर दी। आयु भाव का बैठ गया तो आयु की हानि कर दी, एजुकेशन हाउस का स्वामी वहां बैठ गया, उसने एजुकेशन की हानि कर दी, संतान भाव का स्वामी वहां बैठ गया, उसने संतान की हानि कर दी। तो मेरी रिसर्च तो ये कह रही है
कि तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह हमेशा हानि दे रहा है। बस एक ही चीज आपको दे सकता है वो अच्छी, वो है आपका आत्मबल, आपका विश्वास। आपको हो सकता है कि आप में कॉन्फिडेंस अच्छा बने आपके पास तीसरे घर से, लेकिन वो बहुत कुछ ले रहा है आपसे। तो मृत्यु बात कर रहे थे, वहीं पर आते हैं वापस कि मृत्यु का कारण हम तीसरे घर से देखते हैं। और अकाल मृत्यु होने के लिए अगर अष्टमेश तीसरे भाव में अगर चला गया, 100% उस जातक को आप कह सकते हो कि आपकी जो मृत्यु होगी या तो किसी बड़ी बीमारी से, गंभीर बीमारी से होगी, या आप कह सकते हो कि उसके साथ साथ किसी एक्सीडेंटल, आप कह सकते हैं कि राह चलते हुए कोई किसी गाड़ी से, ट्रक से, किसी चीज से एक्सीडेंट हुआ। आकस्मिक रूप से जितनी भी मृत्यु होंगी, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे किसी दुर्घटना के कारण हो, तीसरे घर में अगर वहां पर अष्टमेश का संबंध बन गया तो बहुत हानि होने का चांस है। अच्छा हरे जी, कोई ऐसी रेमेडी है जिनसे ये मुसीबत को टाला जा सके? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो, मतलब जितना आपने बताया उनको पूरा नॉलेज होगा कि हाँ उनका स्वामी कहाँ बैठा है, मुझे वो टर्म पता नहीं है, तो आप लोगों ने अपने ग्रह में देख लिया होगा, कुंडली में आपको पता है कि कहाँ, क्योंकि आप लोगों को इतना इंटरेस्ट है, तो क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं? देखिए, मैं रेमेडी जो आपको बताऊंगा ना, वो रेमेडी वो होंगी या तो वो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स पे अप्लाई की हैं जी, या जो मुझसे जुड़े हुए जो मेरे यजमान हैं मैं उन पे अप्लाई की है जी, और वो 100% जब काम कर जाती हैं, यानी मैं कहता हूँ कि जब 99.9 भी रह जाएं तो मैं अप्लाई उसको पूरे तरीके से आगे बंद कर देता हूँ, उसको फिर आगे अप्लाई नहीं करता। जी, दुनिया भर में लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मृत्यु पर भी विजय हासिल कर लेता है। हाँ जी, लोग बोलते हैं कि भाई उसको कराइए, ब्राह्मणों के द्वारा कराइए, स्वयं उसका जाप कीजिए। महामृत्युंजय जाप मेरा खुद का ऐसा जाप किया हुआ है कि ऐसी दुर्घटना मेरे खुद के साथ हुई जिसमें साक्षात मेरा मृत्यु से सामना हुआ। ओके, और उस जाप का देखिए प्रतिबद्धता के साथ में उसको करना, उसका एक नियम है। ऐसे नहीं कि आप उसको कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। एक उसका निर्धारित समय है और संकल्प से बंध करके आप उसको कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। थोड़ा कठिन है, जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ भी उसको कर सकते हैं। कैसे करना है महामृत्युंजय मंत्र का जाप? आपको जो शिवलिंग है वो देखिए आपके अंगूठे का जो साइज है, ठीक है, इसी के बराबर का शिवलिंग आपके पास होना चाहिए। सिर्फ इससे बड़ा नहीं होना चाहिए अगर आप अपने खुद के लिए जाप कर रहे हैं तो, ठीक है, या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो। और उस जाप को करते वक्त कभी भी आपकी जो जीवा है वो हिलनी नहीं चाहिए। कोई भी जाप या नाम जप या मंत्र जाप जब आप करते हैं या पंचाक्षरी मंत्र करते हैं या कोई ऐसा मंत्र जाप कर रहे हैं जो संकल्प से बंधकर किसी मनवांचित इच्छा के लिए है, तो अगर आपकी उसमें जीवा हिला करके आपने, यानी उसका उच्चारण करते वक्त आपने अगर उसका जाप किया तो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। ये इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर आप बिना जीवा हिलाए एकाग्र मन से एकाग्रचित होकर के, और इतने बड़ी शिवलिंग आपके पास होनी चाहिए बस मात्र। शिवलिंग को अपने घर में ज्यादा बड़े शिवलिंग रखने का प्रावधान नहीं है। कीजिए, देखिए कैसे आप, ये मेरा खुद का अपनाया हुआ बिल्कुल सर। आप जब ये उपाय बता रहे थे, रेमेडी बता रहे थे, मैं आंख बंद करके कोशिश कर रहा था महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूं, लेकिन मेरी जीवा हिल ही रही थी। मैं बहुत प्रैक्टिस करी अभी, हो सकता है मैं बाद में प्रैक्टिस करूंगा, आ जाइए, क्योंकि वो एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, बिल्कुल बस रियावत जाते सिर पर पत निशान। मुझे पूरी याद नहीं थी, आपने कर दी पूरी। जी। तो मेरा सर, जैसे आपने इसकी अकाल मृत्यु की इतने अच्छे से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, वैदिक मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है जी। तो अभी हमने इससे पहले डिस्कशन करा था जेल योग को लेके। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, जातक हैं, जिनके खास परिवार के लोग, जानने वाले दोस्त यार, परिवार के लोग जेल में फंसे हुए हैं, झूठे या सच्चे केस में, किसी भी केस में फंसे हो। तो वो लोग ऐसी वैदिक, ऐसा हमारे शास्त्र में ऐसी कौन सी ऐसी रेमेडी है या उपाय कहें हम, जिनको फॉलो करके अपने जो प्रिय लोग, उनके जो फंस गए हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं वैदिक उपाय के साथ साथ में यहाँ सम्मिश्रण करेंगे हम कुछ तंत्रोक्त के उपाय का। अच्छा। सम्मिश्रण कर देंगे तो आप ये समझिए, क्योंकि हमें जब ऐसी घटना जब परिवार में किसी के साथ हो जाती है तो हमें रिजल्ट जो ना तुरंत चाहिए होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर होगा क्या, फिर आगे कुछ नहीं कर सकते अब आप। तो आपको समय रहते उपाय करना पड़ेगा, और उपाय भी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वैदिक जो उपाय काम करते हैं ना, वो काम करते हैं बिल्कुल धीरे धीरे और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जड़ से खत्म करने का काम करते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें इंस्टेंटली रिलीफ देने वाला उपाय चाहिए होता है जी। तो उसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। लाल रंग का कपड़ा आप ले लीजिए, लाल रंग के कपड़े के अंदर एक काला रंग का कपड़ा फिर से अंदर आपको रखना है। उसके अंदर जो भी जातक जेल में है उसकी संबंधित वो प्रिय चीजें, जो भी उसको प्रिय हो, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो पहनने में हो, जो संबंधित चीजें हैं जो उसमें आप रख सकते हो, ठीक है, वो उसके अंदर रख करके और आपकी जो मनवांछित इच्छा है उसको बोलते हुए उस व्यक्ति का नाम लीजिए,
जो जेल में है या जेल में जा सकते हैं अभी, है ना, जाने की संभावनाएं अभी किसी थाने में या किसी ऐसी जगह भी बंद है जहाँ जाने की संभावनाएं लग रही हैं, और उनको वहां पर बैठ करके अपने एकाग्र मन चित्त होकर के और उस वस्तु को अपने सामने रख करके ये उपाय आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से शनिवार की रात्रि में। और जब ये करें तो वो उस सामान आपके पास उस समय होना चाहिए, और सामान को रखते हुए उनको अपने पास बुलाने का प्रयास कीजिए। बोलिए कि आप आइए, कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलिए कि आप आइए, आपकी यहाँ पर आवश्यकता है, आपकी संबंधित वस्तुएं जो आपकी प्रिय वस्तुएं वो हमारे पास रखी हुई है, आप आइए। तो वो आएंगे, निश्चित तौर पर उसे छूट करके आएंगे, और जैसे ही वो उपाय पूरा हो जाए उसको बंद करके फिर वो जो व्यक्ति जो जेल में गए हुए हैं उनके सर से उसको 7 बार उतार के और बहते हुए जल की धारा में उसको प्रवाहित कर, दोबारा कभी उनको जेल जाना। बहुत बढ़िया आचार्य जी ने उपाय बताया। अगर फिर आप ये उपाय कर रहे हैं और आपको इसको और डीपली जानना है कि क्या गलतियां नहीं करनी है, किस दिन करना है, किस समय करना है, तो स्क्रीन पर आचार्य जी का नंबर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल है, आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ग्रह दशाओं को देख के, कुंडली को देख के और भी इफेक्ट उपाय आपको बताए जाए। ये एक जर्नल उपाय है जो सब पर काम करता है जी, लेकिन विशेष उपायों के लिए आपको ऑब्वियसली कॉल करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक पॉडकास्ट में हर किसी की कुंडली विश्लेषण करके सारे उपाय नहीं बताएंगे। जी, तो वैदिक शास्त्रों में क्या बहुत सारे जर्नल उपाय हैं, जैसे हमारा महामृत्युंजय का पाठ हो गया, गायत्री मंत्र का पाठ हो गया, लेकिन विशेष उपायों के लिए आपको हमेशा संपर्क ही करना पड़ेगा। तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है आचार्य जी का, प्लीज आप संपर्क करें। हम आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। जी, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजर से हम जब कंसल्ट करते हैं तो हमसे पूछते हैं कि गुरुजी मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे यूपी पुलिस में जाना है, मुझे संगीतकार बनना है, मुझे डांसर बनना है, बहुत सारे फील्ड आ गए हैं मार्केट में। जी, ठीक है, तो और उनको एस्ट्रोलॉजर कंसल्ट करके बताते हैं कि नहीं बेटा, आपकी ग्रह वीक है, आपका मंगल वीक है, आप रियल एस्टेट का बिजनेस मत करिए, आप सफलता नहीं मिलेगी। तो क्या मेहनत करके हम ग्रहों को पीछे छोड़ सकते हैं कि मंगल वीक है फिर भी हमने बहुत मेहनत करी और हमें रियल एस्टेट में अपार सफलता मिल गई? देखिए ये इसको इस तरह से समझना पड़ेगा कि हम मेहनत करके अपने भाग्य को या अपने ग्रहों को पीछे नहीं छोड़ सकते। हम मेहनत करके हमारी जो 50% जो एफर्ट्स हैं वो हम लगा सकते हैं, लेकिन 50% आपके ग्रह और आपका भाग्य ही काम करेगा। अब बात आती है कि अगर ग्रह वीक है, अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराया और आपको पता लग गया कि भाई मेरी कुंडली के अंदर ये मंगल ग्रह कमजोर है, इसलिए मैं प्रशासनिक जॉब में नहीं जा पा रहा हूँ, या मेरी कुंडली में सूर्य कमजोर है, मैं इसलिए मान सम्मान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप देखिए करिए क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी कुंडली का सबसे पहले विश्लेषण कराइए। और विशेष स्तर से सबसे पहले जब भी आप अपने व्यवसाय के बारे में सोचें तो लग्न कुंडली के साथ साथ आप अपनी दशांश कुंडली को भी दिखा लें। दशांश का संबंध पता है किससे होता है? जी। कर्म से। दशांश कुंडली का संबंध कर्म से होता है, और आप अपने प्रारब्ध में लिखवा करके आते हैं कि आप इस बार आईपीएस पीसीएस बनेंगे या क्या बनने वाले हैं, या आप रियल एस्टेट में बड़े अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे या क्या बनेंगे, वो आपकी दशांश कुंडली निर्धारित करेगी, और ये आपको कोई नहीं बताएगा। आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये चीज नहीं बताई होगी कि दशांश का संबंध डायरेक्टली आपके कर्म से, आपके कैरियर से, वो बताएगा। और वो एक ही बार में एक ऐसी कुंडली है जो एक ही बार में आपको बता देगी कि आप क्या करना है। आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। आपने ये देखा होगा ना, उस टाइम पे लोग पूछते हैं 15-20 साल 25 साल की एज तक जाएंगे और सोचेंगे कि अब मैं ये पढ़ाई करूंगा, इसको छोड़ के फिर दूसरा शुरू कर देंगे, इसको छोड़ के फिर तीसरा शुरू कर देंगे, फिर उसको छोड़ के चौथा शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि समय समय पर उनको गाइडेंस बदल बदल के मिल रही है। जी। पहले उनको कहा गया कि आप ये कीजिए, फिर उनको कहा गया कि ये कीजिए। जब आप उनको एक ही बार में ऐसा बता देंगे जिसको करने से उनका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि यही मुझे करना था। अब अगर आप ये बहुत बड़े बड़े हम उदाहरण लेते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लता मंगेशकर जी, अगर हम इनको पहले से डिसाइड करके अगर नहीं बताते हाँ जी, कि भाई आप तो क्रिकेट ही खेलिए, है ना, तो उनके लिए एक्सपेरिमेंट हो जाता ना। तो ये हम करते हैं। मैंने बहुत से पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, खुद आते हैं, एक ही कुंडली को लेके 10-10 बार आते हैं। क्यों आते हैं? उनको बता चुके कि ये करवाइए, जो बताया था उसको ना करवा के, जी हमारे बच्चे का तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम आ रहा है, आएगा इंटरेस्ट, थोड़ा समय तो दीजिए उसको। सही बात है। आप अगर 12 साल या 15 साल के बच्चे को कहेंगे कि मैंने उसको कह दिया कि भाई ये तो अच्छा फुटबॉलर बनेगा, 100% बनेगा, और मैंने जब अपने विश्वास से ये बात आपको कह दी और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी थोड़ा उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, अरे उसको थोड़ी एज से उससे ऊपर तो आने दो। सही बात है। 15 से ऊपर उसको उस एज पे आने दो जहां वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके, जी। उसको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कर पाएगा। तो इसलिए निर्धारण करने के लिए कि कौन सा हमें कैरियर का चुनाव करना है, इसके लिए बहुत सारे ग्रह तो जिम्मेदार है ही हैं। इसमें मंगल का, सूर्य का बहुत बड़ा रोल होता है, बुध का बहुत बड़ा रोल है। बुध ग्रह का इतना बड़ा रोल है, और बुध का जो अंक है 5 नंबर, बहुत जबरदस्त रोल है उसका। जी।
उसका इतना जबरदस्त रोल है कि वही डिसाइड करेगा कि आपका बच्चा एक्चुअल में स्पोर्ट्स में जाएगा या किसी प्रशासनिक जॉब में जाएगा कि व्यापार करेगा। आपने अगर बुध को अगर आपने छोड़ दिया अपनी कुंडली से, फिर आप पता नहीं लगा सकते, फिर आप भटकते रहोगे, फिर नहीं पता लगा सकते कि बच्चा क्या करेगा। बुध को आपने छोड़ दिया तो नहीं पता कर सकते आप। तो आचार्य जी, अब तक ये वीडियो जिसने अभी देखी होगी यहाँ पर, तो वो कह रहे होंगे जब कुंडली में लिखा ही है कि आईपीएस बनना है, योग है, तो मेहनत क्यों करनी है? सही फिर बात तो है। अपने आप बन देखिए जाएंगे कर्म तो IPS। करना पड़ेगा ना, अच्छा। कर्म तो करना होगा, अपने आप नहीं। यानी उस दिशा में देखिए ज्योतिष, जैसा कि मैंने आरंभ में ही जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ तो हमने जी। आपको स्टार्ट में ही बताया कि ज्योतिष नेत्र है ना, वेदों का वह अंग जिसको हम नेत्र कहते हैं। जी। तो अगर हम नेत्रों का काम क्या है, नेत्रों का काम देखना है और आपको मार्ग बताना है। तो ऐसी ज्योतिष आपको बता रहा है कि आप आईपीएस बन रहे हैं, बन सकते हैं और आपके भाग्य में लिखा है। तो अब आपको उससे संबंधित कर्म करने हैं। ओके। कर्म करना बंद नहीं करना है कि आप घर में बैठ गए कमरा में ताला लगा के कि आप तो अब आप जब भी बाहर निकलेंगे, जब आपके घर में वो आ जाएगा, उससे संबंधित कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि जितने भी आईपीएस या आईएएस आज के टाइम में भारत में हैं, तो उनके कुछ एक ग्रह सिमिलर मिलेंगे सभी के, या सबके अलग अलग? 100% मिलेंगे, 100%। 100% मिलेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम आईपीएस और आईएएस लेवल की जब हम बात करते हैं, तो ये उच्च स्तरीय अधिकारी हैं। जी। इनको जो पद मिला हुआ है वो उच्च स्तरीय है। तो जब हम उच्च स्तरीय किसी पद की हम बात करते हैं तो जन्म कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। जी। आप उच्च स्तर पर तभी पहुंच सकते हैं जब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है। जी। तो जितने भी हम ये उच्च स्तरीय अधिकारी देखेंगे, इनकी कुंडली में सूर्य आपको 100% अच्छा मिलेगा, जी। क्योंकि सूर्य का संबंध सीधा सीधा आपकी आत्मा से और सम्मान से होता है। जी। आपको लाइफ में सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सूर्य डिसाइड करेगा। जी। दूसरा ग्रह आ जाता है, इसमें बल की बहुत जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है ठीक ना, है। आपकी बहुत टफ ट्रेनिंग से आपको गुजरना पड़ता है। हाँ जी। तो दूसरा ग्रह मंगल हो गया। फिर से तीसरा ग्रह जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बुध। अच्छा। अब यहाँ अगर आपका किसी की कुंडली में बुध कमजोर है, बुध वीक है, बुध यानी बुद्धि, हम्म। दिमाग ही नहीं है आपके पास में, आप में बल भी है, आपकी कुंडली में सूर्य भी दिखा रहा है कि आपको तो सम्मान मिलेगा, लेकिन बुद्धि नहीं है, तो आपको कुछ भी आप कर लीजिए कि नहीं मिलेगा फिर आपको सम्मान। तो तो उन जातकों को क्या रेमेडी करनी चाहिए? 3 चीजें ये बहुत 3 ग्रह को आप देख लीजिए, सूर्य, मंगल और बुध, ये अच्छे हैं तो वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। बात कर रहे हैं रेमेडी की, तो बुध के लिए बहुत बहुत ही सिंपल सी ऐसी रेमेडी। लेकिन देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, रेमेडी करते वक्त ना मैंने बहुत से लोगों के साथ एक कमी देखी है, मैं आज आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि आज जैसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैंने उपाय बताए, और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट पहले भी देखता हूँ, मैंने भी देखे हैं, तो लोग उपाय बताते हैं, लोग उसको करते हैं, फॉलो करते हैं, और फिर नीचे कमेंट्स में बताते हैं या फिर कॉल करके बताते हैं कि भाई हमने तो ये उपाय किया, हमें फायदा नहीं हुआ। नहीं होने का ना सिंपल सा एक रूल है, सिंपल सा एक लॉजिक है कि उपाय का मतलब है कि आपने वो कर्म किया और उसमें जब तक आपकी श्रद्धा और आपकी भावना वहां नीत नहीं है, 100% वो काम नहीं करेगा भाई साहब। कितना भी जबरदस्त उपाय क्यों ना हो, कितना भी, जैसे अभी हम महामृत्युंजय मंत्र की बात कर रहे थे, क्या अब ऐसी थोड़ी ना वो मंत्र की उत्पत्ति हुई थी। सही बात है। और उसका हम पढ़ते भी हैं अपने वेदों के अंदर, शास्त्रों में हमने पढ़ा है उसके बारे में, हमने पुराणों में पढ़ा है उसके अंदर। शिव पुराण में आप देखिए कि कितना बढ़िया जबरदस्त वर्णन है उस मंत्र के बारे में। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो अब उपाय जब आप करें ना, उसके अंदर आपका जो मन है, आपकी श्रद्धा है ना, आपकी जो आस्था है, वो उसके अंदर निहित होनी चाहिए। 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। हम कहते हैं कि गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ा रहे हैं, आप पार्क से तोड़ ले आए, है ना, आपने उसको तोड़ा और ये चढ़ा दिया। अरे ये चढ़ाना वो नहीं होता, अर्पित करना। उनको अर्पित कीजिए, श्रद्धा के साथ सुमिरन करके आप उनको वहां पर अर्पित करिए, तब आपको वो लाभ मिलेगा, तभी तो वो एक्सेप्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इनविटेशन दूं, मैं आपको कहूं कि आपको आमंत्रित करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में का हम आयोजन कर रहे हैं, कृपा करके आप आइएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, आपने उस आमंत्रण को स्वीकार ही नहीं किया, जी, तो क्या आप हमारे उस आयोजन में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे आवाहित देवी देवता हैं, जब उनको बुलाते हैं, जब उनका हम आवाहन करते हैं, आवाहन करके उनको नमस्कार करते हैं, बोलते हैं कि आप आइए और हम ये सामग्री, ये दूरबा जो आपको सर्वप्रिय है, गणेश जी को कह रहे हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए, जी, है ना। तो आपका जब भाव उनको दिखा ही नहीं, मेरे बुलाने में, आपको आमंत्रित करने में आपको भाव दिखाई नहीं कि तो मन से बुलाना नहीं चाह रहे, तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है कि आप लिए लो जी, आइए आप खा लो। आप अगर आप जैसे कि किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं, बड़े प्रेम से बैठिए, चाय लीजिए, पानी लीजिए।
आपने ला के रख दिया, अब वो रखा है नहीं, वो समझ जाएगा कि ये तो प्रेम से और अपनी श्रद्धा उसके साथ ये हमें नहीं मिला है। हाँ जी। तो इसी प्रकार से बुधवार के दिन आप गणेश जी को अगर दुर्वा भी अर्पित करें, अपनी श्रद्धा के साथ उनको अर्पित करें। और एक और चीज बता देता हूँ, मिश्री और हरी इलायची दोनों को मिलाकर गणेश जी के सामने हमेशा केवल हरी इलायची, मैंने बहुत से लोगों को देखा हरी इलायची या हरे रंग की वो चीजें वो अर्पित करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ मनवांछित प्राप्त करना चाहते हैं तो गणेश जी के साथ साथ आपको गौरी का आह्वान करना पड़ेगा, लक्ष्मी जी का आह्वान करना पड़ेगा, तभी वो आपका फल आपको प्राप्त हो सकता है। तो मिश्री और हरी इलायची उसका भोग लगा और दुर्वा का भोग लगा दीजिए। बुधवार को आपका बुध हमेशा मजबूत बना रहेगा, हमेशा। बहुत साधारण उपाय है, ये बहुत लोग बता भी चुके हैं पहले, लेकिन इसको करना किस तरह से है ये आज आपको। आचार्य जी, एक बहुत बड़ी समस्या है, मेरे कुछ एक मित्रगणों की भी समस्या है, व्यूअर्स की भी समस्या है। आज के टाइम में आपने देखा होगा डाइवोर्स केस बहुत फाइल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तलाक भी कह सकते हैं हम उर्दू में उसको। तो क्या हम कुंडली देख के बता सकते हैं कि इनका तलाक होगा या नहीं होगा? दूसरा सवाल साथ में मैं जोड़ देता हूँ कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो क्या उसी टाइम पे नहीं पता लगाया जा सकता कि इनका तलाक होगा, इनकी शादी नहीं हो? बिल्कुल ठीक है। देखिए इस विषय पर ना मैं शुरुआत यहाँ से करूंगा कि जो तलाक और जो डाइवोर्स है, ये शब्द हम सनातनियों के कहीं पर भी, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है जी। और इसका हमसे कोई लेना देना है नहीं। वैसे सही मायने में आपको बताएं तो सनातनियों से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब ये अब हमारे अंदर भी घुस गया है जी। तो उसको निकालना भी जरूरी है। तो आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि इसका सबसे पहला तरीका यह है कि जब शादी के लिए बारे में विचार करें जी। तो उसी समय जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के और दोनों की आपस में अष्टकूट की मैचिंग करा लें और मैचिंग करा के ये पता लगा लें कि ये विवाह करना उचित है कि अनुचित है। और उसी समय अगर मान के चलिए हम जब अष्टकूट की मैचिंग करते हैं ना तो उसमें गण मिलाते हैं, ग्रह मैत्री मिलाते हैं, नाड़ी मिलाते हैं, गण आपस में दोनों के अलग अलग दिख रहे हैं, नाड़ी सेम दिख रही है अगर हमें, तो थोड़ा विचार करना चाहिए। और उसी समय अगर हम उपाय करके और आगे बढ़े तो उसी समय आप उस परेशानी को उसी समय आपने उसको दबा दी, उसी समय आपने उसको खत्म कर दिया। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब आप अब मान के चलिए कि शादी हो गई, अब बात डिवोर्स तक चली गई है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? जी। मेरे हिसाब से देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप फीमेल की कुंडली देख रहे हैं, अगर हम स्त्री पक्ष की तरफ से हैं तो हमें कुंडली के अंदर गुरु को देखना पड़ेगा। अगर हमारी लड़की का गुरु कमजोर है तो समझ लीजिए कि उसका विवाह और वैवाहिक जीवन यानी उसका भौतिक जीवन अच्छा नहीं रहने वाला। ओके। स्त्री की कुंडली अगर हम देख रहे हैं तो अगर जन्म कुंडली में गुरु खराब है तो उसका भौतिक जीवन ठीक नहीं रहने वाला, उसको संतान की उत्पत्ति देरी से होगी, पति का सुख उसको नहीं मिलेगा, शरीर से हमेशा कष्ट में रहेगी, दुखी रहेगी। तो जन्म कुंडली में गुरु का अच्छा रहना बहुत बेहद जरूरी है। और जब हम पुरुष की कुंडली देखेंगे तो हमें शुक्र का देखना बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर उसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र बलिष्ठ नहीं है, शुक्र बलवान नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसका भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलना है। वैवाहिक जीवन यानी भौतिक जीवन, वैवाहिक जीवन में और भी बहुत सारी चीजें, आपकी आर्थिक चीजें भी उसी में छुपी हैं। आपका अर्थ निर्भर करेगा कि आपकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसका भी इम्पैक्ट आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ने वाला है। हर एक चीज है ना। और आपके घर में समय से संतान अगर नहीं पैदा हुई है, संतान की उत्पत्ति समय से नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण बनता है डिवोर्स तक जाने का। बिल्कुल। ठीक है, फिर बाकी चीजें बाद में आती हैं। लोग विचारों को आपस में एक दूसरे को बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, और वो चीजें होती हैं। और ये सब बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आजकल इस समाज का कि हम इस बारे में विचार करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ना आपस में जो विचारधाराएं हैं, जैसे एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो आपस में नहीं मैच हो रही है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जहां मैच नहीं हो रही है वहां उनको मैच करने का प्रयास करें, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है। बिल्कुल, तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल है, और जुड़े हुए को जोड़े रखना बहुत और भी मुश्किल है। सही बात है। किसी ने कहा है कि ऊंचाई पे पहुंचना मुश्किल नहीं है, ऊंचाई पे बने रहना मुश्किल। बिल्कुल। तो सर देखो, क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर आपने इतने अच्छे से बताया ही है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं या पुरुष जो तलाक नहीं देना चाहते, दो पक्ष में एक आदमी हमेशा चाहता तलाक ना हो जी, एक चाहता कि नहीं मुझे तलाक देना ही है, तो दूसरा इंसान उपाय रेमेडी ये सब करता रहता है कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ कृपया मुझसे तलाक ना ले, हमारा रिश्ता वापस मधुर हो जाए। अगर एक इंसान भी एक तरफ से चाह रहा है जी, और वो आपकी कौन सी रेमेडी ऐसी फॉलो करे जो उसकी प्रॉब्लम का निवारण उसे मिले? बता देता हूँ। देखिए ये बिल्कुल अचूक उपाय आज मैं बताता हूँ आपको, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से। करना क्या है कि एक सफेद रंग का कागज ले लें जी, और उस पर अपने हस्बैंड का यानी
पार्टनर का, अगर फीमेल कर रही है तो अपने हस्बैंड का लिखे, और हस्बैंड कर रहे हैं तो अपनी वाइफ का लिखे, अपने पार्टनर का नाम उसके ऊपर लिख दें। और नाम लिखने के बाद में जो भी आप जो पेन इस्तेमाल करें वो रेड कलर का होना चाहिए। उसके बाद उस कागज को 5 बार मोड़ दीजिए, मोड़ करके उसके ऊपर 5 बार कलावा लपेट करके और 5 गांठ उसमें लगा दीजिए। शहद की एक कांच की शीशी लीजिए, शहद की कांच की शीशी में उसको रख दीजिए, अंदर बंद कर दीजिए उसको। और घर के आसपास कहीं भी पार्क में या कोई भी पीपल का वृक्ष है, जो भी आपको इस तरीके का कोई स्थान आपको दिखाई दे, अपनी मनवांछित इच्छा को बोलते हुए, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको कोई देखे ना, ये आपको अनटोक उपाय करना है, कोई आपको टोके नहीं। और ऐसा करते वक्त आपको कोई देख नहीं रहा तो उसको जाकर के गड्ढे में दबा दीजिए। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि वो इस संसार में, चाहे वो विदेश में तक क्यों ना हो, आपका लाइफ पार्टनर आपके पास वापस लौट आएगा। बिल्कुल। ज्यादातर से डाइवोर्स के केस इसलिए भी हैं क्योंकि एक इंसान दूसरी कंट्री में रह रहा है, एक यहाँ रह रहा है, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस हो रहे हैं, उसका रिश्ता वहां कहीं सेट हो गया, इनका यहाँ पर हो गया, फिर उन्होंने आपस में तलाक ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये बहुत भी एक बार बहुत देखा बड़ा गया है। कारण है। दूसरा आपने बताया संतान नहीं हो रही, ये भी एक बहुत बड़ा बहुत कारण बड़ा है। कारण है जी, तीसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बहुत बड़ा, ये भी बहुत बहुत बड़ा सारी कारण है। महिलाओं के सवाल हैं सर कि उनके पतियों के बाहर बहुत ज्यादा संबंध चल रहे हैं। पतियों के भी सेम है, महिलाओं के चक्कर चल रहे हैं। आज के टाइम में शक की निगाहों से एक दूसरे को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। देखा जा रहा है। आप भी घर पे अगर सुबह अच्छे से तैयार होकर निकलेंगे तो भाभी जी कह देंगी, लगता है आचार्य जी आज किसी से मिलने जा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या रेमेडी देंगे कि देखो, कोई भी शक अपने मन से नहीं करना चाहता है, लेकिन हीन भावना या द्वेष के कारण आदमी के दिमाग में शक आने लग गया है, तो मन को संतुलित करने के लिए कोई रेमेडी बताएं। देखिए, शक का ना संबंध आपकी जन्म कुंडली में शनि से है। अच्छा। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि सप्तम से कहीं पर भी कॉम्बिनेशन बना रहा है, 7th हाउस में वो जाके बैठ गया या इस समय गोचर कर रहा है, तो आपके दिमाग के अंदर जो शक की सुई है ना, वो हमेशा घूमती रहेगी। ठीक है? और वो आपके ओवर थिंकिंग है ना, इसको आप दूसरी तरह ये भी समझ सकते हैं कि मतलब आप उसको पॉजिटिव नहीं सोच रहे कि कोई आदमी अगर बाहर गया है तो वो काम के सिलसिले में भी जा सकता है। जी। ठीक है? तो ये ओवर थिंकिंग हो गई, और दूसरा मैंने आपको जो कारण बताया उसका शनि कारण हो गया, शक पैदा करने का, वो काम शनि का है। तो यहाँ पर शनि से संबंधित जो उपाय आप कर लें मेरे हिसाब से, जो कभी जीवन में शक ना हो, आप ये आदमी भी कर सकता है घर से बाहर निकलते वक्त, और ये कोई स्त्री भी कर सकती है इस उपाय को। और बहुत छोटा सा साधारण सा उपाय है, एक कोई भी कॉइन, एक सिक्का एक ले लें, कोई 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जो भी हो, लेकिन कॉइन होना चाहिए। जी। कॉइन हो, उसके दोनों तरफ, पहले पहलू पर भी और दूसरे पहलू पर, दोनों तरफ उसको शहद लगाना है। ठीक है। और शहद लगाने के बाद में किसी भी रुमाल में या किसी भी कागज में उसको लपेट लीजिए। ठीक है। और लपेटने के बाद में आपको जब ये लगे कि जिस दौरान, जिस समय अंतराल के दौरान, यानी पिछले 6 महीने से ऐसा लग रहा है कि शक हो रहा है मुझ पे, उसको अपने साथ लेके घर से बाहर निकले। ओके। उसको लेकर के अपने घर से बाहर निकले, और ये तब तक करते रहें जब तक आप पर इस तरीके की शक की सुई घूम रही है, जी। जब तक आपस में एक दूसरे का संबंध बेहतर नहीं हो जाता है। देखिए कैसे मधुर हो जाता है संबंध। दूसरा सवाल ये आता है सर, यहीं से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे लाइफ पार्टनर का किसी और के साथ भी संबंध चल रहा है, तो वो आपके माध्यम से कुंडली में ऐसा क्या चेक करे जिसको वो चीज पता चल पाए। देखिए देखिए पता चलता है, ठीक है, इसका संबंध जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का संबंध आपके 7th हाउस से ही है। और 7th हाउस में अगर राहु का संबंध आपका बन गया, यानी अगर हम मेल की कुंडली देख रहे हैं और उसमें अगर 7th हाउस से संबंध राहु का बन गया, और वहीं पर अगर चंद्रमा बना है, तो एक साथ वो कई रिश्तों में होने की इसकी संभावना है। 7th हाउस में अगर राहु विराजमान है, राहु का मतलब है उसको भ्रमित करना। जी। भ्रमित करना अर्थात कि वो जिस पार्टनर के साथ है वो सही नहीं है, उसके दिमाग में ये आ जाएगा। ओके। उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि जिस पार्टनर के साथ तो अपनी लाइफ जी रहे हो फिलहाल में, ये तेरे लिए सही नहीं है, जो तेरे को अभी मिली है ये तेरे लिए सही है। जी। फिर वो उसके साथ भी छोड़ के उसको लगेगा कि ये तेरे लिए सही नहीं है, फिर तेरे लिए कोई तीसरा सही है, वो उसको भटकाता रहेगा। और जैसे ही वो, ये लगभग राहु का जो गोचर होता है 18 महीने के लिए होता है। हाँ जी। और लगभग आपने देखा होगा कि बहुत सारी कुंडली, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब तक वो टाइम पीरियड रहता है तब तक वो इसी तरीके से भटकता है व्यक्ति। और महिलाओं के लिए अगर देखना हो तो महिलाओं के अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो मैंने पहले ही बताया आपको कौन सा ग्रह देखना महिलाओं के लिए, जुपिटर, बृहस्पति। अच्छा। उनकी कुंडली में अगर वो वीक है ना, उसका संबंध राहु से बन जा रहा है 7th हाउस में, 7th हाउस तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पक्के हैं। पक्के अफेयर नहीं होंगे तो। और एक और मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जैसे बेस्ट फ्रेंड वाली एक बात आती है कि भाई ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लड़कियों के मामले में, और उनके संबंध उन्हीं के अच्छे मित्र के साथ बन जाते हैं। ऐसा कई बार खुद भी व्यक्ति पकड़ लेता है, पकड़ में आ जाता है लोग। बिल्कुल। उनकी कुंडली के अंदर 100% जुपिटर का संबंध राहु से, ठीक है, और 7वें घर का संबंध पंचम से और चतुर्थ भाव से होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो उसका अपना बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ में रिश्ता बनने का चांस बन जाएगा।
मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर अभी 1000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एट द मोमेंट, तो उसमें से 990 लोगों ने अपनी पार्टनर की कुंडली खोल ली होगी अपने फोन में कि लाओ मैं तो चेक कर ही लूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अपना चार्ट या आपको और अच्छी तरीके से कंसल्ट करना है, तो मैं फिर वही कहूंगा, आचार्य जी का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप कहीं पे भी संपर्क कर सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से। और इतनी कोई पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड नहीं है क्या मैंने पहले से सवाल दिए हुए, ये बहुत जर्नल और बेसिक क्वेश्चन है आपके, जो आप हमें लगा के कॉल पूछते रहते हो कि धर्म सूत्र से बात कर रहे हैं आपके पॉडकास्ट में, हमने देखा था मेरी लाइफ पार्टनर का क्या चक्कर चल रहा है, आप बता सकते हैं क्या? ये सारे सवालों के आंसर आप गुरुजी आपको सीधे सीधे दे रहे हैं। आपने बताया मेल और फीमेल दोनों की कुंडली में राहु का, सबसे मेन तो राहु है जी जो इंसान को भ्रमित करता है। बिल्कुल। तो अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पता चल जाता है उसके लाइफ पार्टनर को, या दोनों को पता चल जाता है कि हाँ मेरा संबंध चल रहा है, मेरा दिमाग बार बार भ्रमित हो रहा है, तो वो क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं? देखिए दोनों ही स्थिति में एक रेमेडी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शनिवार की रात्रि में, यानी संध्या हो जाने, सूर्यास्त हो जाने के बाद में, जी जटा वाले 4 नारियल लेने हैं, थोड़े से काले तिल उसके ऊपर रखने हैं और उन काले तिल को रखने के बाद में 7 बार अपने ऊपर से उतारना है। जी जिनको खुद को पता चल गया है कि मेरा अफेयर है और ये मेरी बात पार्टनर को पता चल गई और इससे मेरा रिश्ता हाँ जी खराब हो रहा है, ये वो भी कर सकते हैं। और जिनके बारे में हमें शक है वो भी कर सकते हैं, यानी मेल और फीमेल में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और बहते हुए जल की धारा में इसको प्रवाहित कर देना है और ये शनिवार को सूर्यास्त होने के बाद करना है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इससे समाप्त हो जाएगा और खुद के ऊपर भी, जैसे मैं अभी बता रहा था कि राहु भ्रमित कर रहा है, अगर आपको खुद को भी पता चल गया कि मेरे 7th हाउस में राहु है और मुझे भ्रमित कर रहा है और मैं चाहता नहीं हूं ऐसा करना, मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर में ही सुख शांति से रहूं, तो वो भी अपने लिए उपाय, खुद के लिए भी उपाय कर सकते हैं और अपने पार्टनर के लिए भी कर सकते हैं। क्या कुंडली की किसी ग्रह को हम देख के जान सकते हैं कि ये व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, ये बहुत ही डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से ग्रसित है, ये बहुत ज्यादा परेशान है और ये कभी भी अपना जीवन या प्राण को त्याग सकता है? बिल्कुल पता कर सकते हैं। मैं इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको मृत्यु का कारण की बात अभी चर्चा की थी हमने, जी 3rd हाउस से, लगन कुंडली का जो तीसरा घर है ये डिसाइड कर सकता है कि आप आत्महत्या करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके सोचना एक अलग बात है, विचार आना एक अलग बात है, या उस कदम को आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये डिसाइड करेगा आपकी जन्म कुंडली का तीसरा घर। साथ ही साथ में जो लग्न है ना, ये विचार आ किसको रहे हैं? विचार आ रहे हैं लग्न को यानी आपको स्वयं को आ रहे हैं। लग्न भाव यानी पहला जो चार्ट का जो पहला घर है, जो पहला भाव है, ये डिसाइड करेगा कि आपको विचार आपको रहे ना विचार, तो ये लगन डिसाइड करेगा और तीसरा भाव डिसाइड करेगा कि आप करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर पहले भाव का संबंध तीसरे से बन गया, लग्नेश अगर 3rd हाउस में जाकर के बैठ गया या तृतीय से अगर लगन में आके बैठ गया और दोनों का आपस में पाप कर्तरी में हो जाना या आपस में एक दूसरे का शुभ और अशुभ ग्रहों का आपस में समावेश हो जाना, तो डेफिनेटली आपके मन में ऐसे विचार आएंगे और ऐसा कदम आप उठा भी सकते हैं। ओके। तो अगर मान के चलिए हमारे किसी जानने वाले के विचार आ ही रहे हैं, चाहे वो कर्जे की वजह से आ रहे हो या ब्रेकअप इशू चल रहे हो, तलाक की समस्या हो गई हो, तो क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं? देखिए इसके लिए मैं एक ऐसी रेमेडी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बहुत से ज्योतिषगण छोड़िए या जो भी बाकी लोग भी जो होते हैं इसके विषय पे बताते हैं कि मेडिटेशन, ध्यान और ये सब चीजें सबसे पहला उपाय, जो सबसे पहली जो चीज आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी उपाय आपके लिए तभी काम करेगा जब आप थोड़ा एकाग्र होंगे। जी तो कोशिश करिए कि आपका मन किसी भी प्रकार से एकाग्र हो सके और इस तरीके से जब भी आपके मन में विचार आए तो अपने पास हमेशा एक पीले रंग की वस्तु, क्योंकि देखिए पीले रंग का संबंध सीधा सीधा गुरु से है, बृहस्पति से है और सभी 9 ग्रहों में अगर किसी का बचाने का काम कोई करता है ना तो वो गुरु करता है। जी तो कोई भी उस समय आपके पास पीले रंग की वस्तु 100% होनी चाहिए। पीले रंग की वस्तु में रुमाल भी हो सकता है, कोई खाने की चीज भी हो सकती है, उसके अंदर कोई पहनने की चीज भी हो सकती है। यानी आप पीले रंग की कोई भी वस्तु अपने पास आपको हमेशा हमेशा रखनी, जिस टाइम पीरियड में, मान लीजिए वो 3 महीने से ऐसा चल रहा है आपके पास, तो 3 महीने से रेगुलर अपने पास वो चीज आपको कैरी करके रखनी है, हमेशा कैरी करके रखनी है। रात को सोते वक्त भी आपको कैरी करके रखनी है और बाहर निकलते वक्त भी कैरी करके रखनी है, तो मन में ऐसे विचार आएंगे नहीं। आज के टाइम में क्या है, लोग बहुत बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं, हम्म। बहुत ज्यादा सैलरी पर लोगों को ऑफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है सर, इंसान के मन में लालच आता है तो वो झूठ बोलता है। बिल्कुल। तो क्या हम किसी की कुंडली देख के जज कर सकते हैं कि इंसान बहुत बड़ा झूठा है, ये हमेशा आपको धोखा ही देगा, कभी आपके साथ सच नहीं बोलेगा? क्योंकि हम कभी अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या चुन रहे हैं या बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो हम उसकी कुंडली पहले ही चेक कर लें कि नहीं बंदा ठीक नहीं। बिल्कुल 100% कर सकते हैं। देखिए
उसकी कुंडली चेक करने से पहले आप अपनी कुंडली चेक करिए। मैं आपको बताता हूँ, आपकी कुंडली के अंदर कुछ अंक ऐसे छुपे हुए हैं कि उन अंक या उन राशि वालों के साथ आपको हमेशा धोखा मिला होगा, और ये 100% सटीक है। जी। अगर मैं आपकी कुंडली देख के आपको बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से 5 अंक वाले या ये राशि वाले आपके लिए खतरनाक हैं जी। और इन्होंने हमेशा धोखा दिया होगा, तो जब आप अपनी कुंडली देखेंगे तो 100% आपको पता लग जाएगा कि ऐसे लोगों ने धोखा दिया है। ठीक तो है। सबसे पहले तो आपकी कुंडली उनसे बचाव करेगी, क्योंकि किसी की भी कुंडली सामने, आप किसी की कुंडली अगर मुझे आपसे अगर आप व्यवहार करना है तो मैं आपको पहले डिटेल मांगूंगा, आपकी कुंडली मुझे चेक करनी पड़ेगी पहले। हाँ जी। नहीं देंगे, अगर आपने मुझे अपनी डिटेल्स गलत दे दी तो बिल्कुल। यानी आप पहले से अगर धोखेबाज हैं तो मुझे तो गलत देंगे ना डिटेल आप। सही तो बात। पहले मुझे ये देख लेना बहुत जरूरी है कि मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे किससे बचाव करना जरूरी है, तो पहले तो मैं उसके साथ काम करूंगा ही नहीं। और जन्म कुंडली में 7th हाउस, आप बिजनेस की कोई डील करने जा रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, लाइफ पार्टनर को चुनने जा रहे हैं, तो 7 में अगर इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप में भी वही इंपॉर्टेंट है। तो 7th हाउस को देख के चलिए और 7th हाउस में बैठे हुए ग्रहों को देखते चलिए, तो निश्चित तौर पर आप पता लगा पाएंगे और ये भी पता लगा पाएंगे कि भाई उनसे बचना कैसे है। ये भी 7वां ही घर आपको बता देगा कि उनसे बचना कैसे है। मेरी एक जानकारी में व्यक्ति हैं, उनकी कंपनी अराउंड 300 लोग काम करते हैं। वो हर हायरिंग से पहले पूरी कुंडली चेक करते हैं, मिलाते हैं कि हमारी कंपनी में फिट होंगे नहीं होंगे, उसके बाद वो हायर करते हैं। तो वो कह रहे हैं मैं 1000 लोग बुलाता हूँ तब मैं 100 रख पाता हूँ। तो आजकल ये बहुत ज्यादा सर चलन में आ चुका है। एम्प्लॉइज की हाँ, दिक्कत वास्तु है। कराना, कुंडली चेक कराना, को कॉर्पोरेट्स में भी आज के टाइम में आपने देखा हर इंसान उतना इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, नहीं कर तो वो कुंडली मिलान करते हैं क्योंकि उनका वैदिक शास्त्र में बहुत ज्यादा बिलीव है। बिलीव बिल्कुल ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या ना, बिल्कुल इसका संबंध है भी। देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर ना, जो जिनको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उनमें कुछ ही चुनिंदा ग्रह हैं जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जी। जैसे सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देते हैं जब हम बिजनेस करते हैं या फाइनेंस की हम बात करते हैं, तो बृहस्पति और शुक्र की चर्चा करते हैं। ठीक है। ये 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जिसको हम आज तक भूल जाते हैं, जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, जिसको मुझे लगता है कि मेरी ज्योतिष की या मेरी विश्लेषण के अकॉर्डिंग जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा की इंपॉर्टेंस हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। हम रहते भी उस जगह पे हैं जहां पर सबसे ज्यादा चंद्रमा है। चंद्रमा मतलब जल, चंद्रमा मतलब पानी। ओके। हमारी बॉडी के अंदर कितने प्रतिशत पानी है? 70%। तो परसेंटेज किसकी ज्यादा होगी? पानी की। हमारी इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा परसेंटेज में क्या है? पानी। हम पृथ्वी पे ही क्यों रह रहे हैं? फिर जीवन पृथ्वी पे ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है। जी। तो चंद्रमा का संबंध आपके हर एक डेली के इवेंट से है, हर एक एक मिनट के इवेंट से है। चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला, आप तो चंद्रमा देखेगा तभी आप अर्घ देंगे। जी। होता है ना? तो इस प्रकार से चंद्रमा का संबंध हमारे हर एक चीज से है, जुड़ा हुआ है। तो आप जब भी कोई ऐसा डील करने निकले और देख लें कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के अंदर खराब है, तो आज आप डील नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आज का गोचर डिपेंड करेगा, हर 2.25 दिन में चंद्रमा चेंज हो जाता है। एक राशि को 2.25 दिन में क्रॉस कर लेता है और वो डिसाइड करेगा कि आज ये कौन सी राशि में चल रहा है आपके अकॉर्डिंग। थोड़ा कर पाए तो करिए ना डिले, एक दिन का टाल के देखिए, उसको देखिए ना, फिर रिजल्ट आपके सब पक्ष में आने वाला है, तो थोड़ा एक दिन उसको डिले करके देखिए। क्या जैसे आज के टाइम में हर व्यक्ति चाहता है कि विदेश जाए, विदेश में उसकी पढ़ाई हो, विदेश में उसकी जॉब सेटल हो जाए। ऑब्वियस है सर, बाहर ज्यादा पे स्केल है, यहाँ उतना नहीं कमा पाते लोग। दुबई जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं। तो क्या हम कुंडली में देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। और इसको पता लगाने के लिए जन्म कुंडली का 12वां भाव इंपॉर्टेंट है, द्वादश। विदेश जाना और फिर जा करके, एक तो होता है कि खाली आप यात्रा करने जाना चाहते हैं, और दूसरा होता है कि आप पढ़ाई करने जाना चाहते हैं। और पढ़ाई का संबंध, हायर एजुकेशन का संबंध 4th हाउस से है कुंडली के। अगर चौथे घर का संबंध आपकी जन्म कुंडली के 12वें हाउस से बन गया, तो आप बाहर जाकर के पढ़ाई 100% करने वाले हैं। ओके। आप 100% करेंगे, चाहे आप लोन लेके जाएं एजुकेशनल, चाहे आपके पिताजी आपको लोन लेके भेजें, लेकिन आप 100% बाहर जाके ही पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे, कामयाबी नहीं हो पाएंगे। ठीक है। 4th हाउस का संबंध अगर 12th हाउस से 12वें घर से अगर बन गया, इसी प्रकार से जो लोग बाहर जाके काम करना चाहते हैं, तो काम करने का घर हमारी जन्म कुंडली में 10th हाउस है, 10वां घर है, कैरियर का, व्यवसाय का घर। और 10वें घर का संबंध अगर 12वें से बन गया, तो आप यहाँ रह करके कोई भी व्यापार कर लेंगे, कभी सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में या आपके भाग्य में लिखा ही बाहर से पैसा आना है। सही बात है। और जो लोग बाहर से, यानी रह यहाँ रहे हैं लेकिन कमा बाहर से रहे हैं, कमा डॉलर में रहे, तो उनका संबंध 12वें भाव का संबंध अगर 2nd हाउस से बन गया, तो यहीं बैठ के वो बाहर से पैसा कमा रहे हैं।
सबसे ज्यादा भाग्यशाली भी वही है, डॉलर में कमाने रुपए में खर्च कर रहे हैं। जी, आज के टाइम में बहुत सारे लोग एमएससीज में काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, संबंध है, ग्रह भी है, सब कुछ सही बैठ रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो वो लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं एक और चीज आज आपको बता देता हूँ कि जो कुंडली होती है ना, ये कोई 10 मिनट का या 1 मिनट का या 5 मिनट का, हाँ, मैं एक बात और आपको बीच में रोक के बताता हूँ, मेरे जी। दिमाग में अचानक से आई है। मैं आजकल ज़्यादातर ये सुन रहा हूँ कि 5 मिनट आप कॉल करिए और पता कर लीजिए फट से कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आप आधा हमें घंटे चैट में कुंडली करिए, चलाना चैट सीखिए। करिए, आप हमें 5 मिनट की चैट करिए, 5 मिनट का बहुत ये सारी करिए, ऐप आ गई। बहुत सारी ऐप है। आपसे ही पूछता हूँ मैं, क्या मैं 5 मिनट में इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी कुंडली के 12 भावों के बारे में मैं चर्चा नहीं कर पाया, आपके पूरे जीवन की चर्चा कैसे कर दूंगा? सही बात। जन्म कुंडली को बनने में वक्त लगेगा, उसको देखने में वक्त लगेगा, और केवल लग्न कुंडली नहीं देखनी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमें करियर का चुनाव करना, आपका पता लगाना है कि आपको कौन से करियर में जाना ठीक रहेगा, तो मुझे दशांश देखना पड़ेगा। हाँ जी। आपका लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, उसकी हाइट, वेट, पर्सनैलिटी, कैरियर क्या रहेगा, मुझे D9 चार्ट यानी नमाज देखना पड़ेगा। जी। आपकी कितनी संतानें होंगी, मुझे सप्तांश देखना पड़ेगा। अर्थात कि आपकी केवल लग्न कुंडली मात्र देखने से मैं विश्लेषण करके नहीं बता सकता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है और आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। तो इसलिए जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण ही आपको सही दिशा और सही निर्णय लेने में आपको हेल्प कर सकता है। अदरवाइज तो सिर्फ भटकते रहेंगे, और लोग भटक रहे हैं। हाँ। हमारे पास तो लोग भटकने के बाद ही आते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। बड़े बड़े नाम देखो, पॉडकास्ट में लेना नाम किसी को उचित नहीं होता। जी। लोग आते हैं और उनका कहना यही है कि भाई हमने यहाँ उस चैनल पे देखा, उस चैनल पे देखा, हमने कॉल किया, और बस फिर वो भटकते रहे, और अंत में आके फिर जब कहते हैं कि अब आपने तो आप कुंडली देखने में 2-2 दिन का टाइम लगा देते हैं। जी। आप तो तुरंत अपॉइंटमेंट आपसे ले ली, आपने कहा कि भाई 2-2 दिन में क्या आप देखते हैं कुंडली के अंदर? जी। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं कि ऐसा भी नहीं कि मैं एक दिन में 10 या 20 या 50 कुंडली देखने का प्रयास करता हूँ। 1 या 2 कुंडली मैक्सिमम देखता हूँ, क्योंकि मुझे कुंडली देखने में मुझे पूरी बारीकी से विश्लेषण करना मुझे अच्छा भी लगता है, और वही मुझे तरीका सही लगता है। जैसा मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया था, मैं वही तरीका सही मानता हूँ। के लिए देखिए, रेमेडी के रूप में मैं कुछ ऐसी टोटके टाइप तो मैं कोई चीज इसके अंदर नहीं बताऊंगा, बिल्कुल। है ना। क्योंकि वो काम करती भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने आपको बताया पॉडकास्ट के माध्यम से उपाय मैंने वही बताए हैं जो पहले जिनको मैंने प्रयोग में लाया और वो कामयाब हुए हैं। तो कुछ टोटके ऐसे थे जो मैंने बताए लेकिन कामयाब नहीं हुए। यहाँ पर अगर आपको विदेश में जाकर के पढ़ना है, या विदेश में जाकर के अगर आपको सेटल होना है, या वहां से संबंधित धन को अगर आपको कमाना है, तो उसका संबंध मैंने आपको बताया 12वें भाव से है जन्म कुंडली के, और 2nd हाउस से है, और चौथे घर से है। तो अगर आप अपने माता, यानी चौथे घर का संबंध आपकी माता से होता है, और 2nd हाउस का संबंध आपके कुटुंब से होता है, आपके परिवार से होता है। अगर आपकी बहन और आपकी माता, अगर ये दोनों नाराज हैं, तो आप अपने जीवन में कोई भी उपाय कर लीजिए, आप कभी जीवन में विदेश नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। बहन में मतलब भाई की, पिताजी की भी बहन होगी, हम्म। बुआ जो होती है वो भी अगर नाराज हैं, तो गारंटीड आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी बड़े से बड़ा उपाय आप कर लीजिए, विदेश नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले उनको खुश करिए आप। अगर आपको लगता है कि अगर वो किसी वजह से नाराज हैं, किसी वजह से परेशान हैं, या किसी वजह से आपके उनके संबंध किसी वजह से खराब हो गए, तो उनको ठीक करिए। जी। फिर देखिए कि आप, लोग आते हैं वीजा लगा रहे हैं इतने साल से, हम हाँ जी। नहीं लग रहा जी, बिल्कुल। लगेगा ही नहीं लगेगा। मैं पूछ लेता हूँ, बिना कुंडली देखे पूछ लेता हूँ कि बताइए ऐसा है क्या, बिना कुंडली देखे, और आप विश्वास करेंगे, विश्वास करिए आप, 60 से 70% लोग ये कहते हैं कि हाँ, मेरी बहन से लड़ाई है, मेरी उससे बात नहीं होती, मेरे पिताजी की बहन, मेरी बुआ जी, मेरी उनसे बात नहीं होती। कभी गए हो जी मिलने? नहीं जी, हमने आज तो उनको देखा ही नहीं, कहाँ रहती, क्या करती, हमारा उनसे कोई मतलब ही नहीं है जी, हमने तो खत्म कर दिया। मतलब जोड़ो, फिर देखो इसका संबंध है, इसका संबंध है। तो पहले, सबसे पहले उनको ठीक करिए, और साथ ही साथ में इससे संबंधित जो भाव आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो इससे भाव और भाविस बनेंगे, उनके जाप कराइए। और खुद भी कर सकते हैं आप, खुद भी उससे संबंधित ग्रहों के जाप करिए। आप ये देख लीजिए कि अगर आपका द्वादशेश अगर बृहस्पति है, तो बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सगुरवे नमः, उसका जाप करिए। द्वादशेश अगर आपका शुक्र है, तो शुक्र का बीज मंत्र कर दीजिए, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। तो इस प्रकार से पहले देख लीजिए अपनी कुंडली में कि आपका जो द्वादशेश है उसको मजबूत करिए, उसका बीज मंत्र कर दीजिए। बस, बहुत ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। और इस बात पे जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा है, माता, बहन,
इन दोनों का ठीक रहना बहुत जरूरी उपाय इतनी अच्छी तरीके से बता रहे हैं, कुंडली विश्लेषण बता रहे हैं, लेकिन मुझे वो समय भी याद है जब हम किसी को अपना हाथ दिखाया करते थे, कुंडली दिखाया करते थे, एक ही चीज पूछते थे, पंडित जी जरा बताओ कुछ कमा पाएंगे या नहीं, पैसा कितना है, धन कितना है। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, वैसे देखो आज के समय ऐसा आ चुका है कि हर व्यक्ति के पास धन है, धन की कमी मुझे नहीं लगता किसी के पास भी है, सभी लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, भूख कम ज्यादा है, लालच बहुत ज्यादा है, तो वो तो कभी खत्म होगा नहीं, जितना आप कमाते जाओगे लालच बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। फिर भी अगर हमें जानना हो कि हमारी कुंडली में हम करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो वो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं, जन्म कुंडली ही बताएगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, खुली किताब है, सब कुछ उसमें लिखा है, सब कुछ बताएगी, वो कुछ नहीं छुपाएगी, आपसे छुपा के लेके जाएगी कहाँ, सब कुछ बताना है उसको। आपकी कुंडली में देखिए बहुत विशेष रूप से मैं बता देता हूँ आपको कि जो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, अंबानी के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, या जो हमारे क्रिकेट जगत में कह लीजिए, या बॉलीवुड में हम बड़े बड़े नाम लेते हैं, तो उनकी कुंडली में कौन सा ऐसा योग है कि वो इतना बड़े लोकप्रिय भी हुए, और लोकप्रियता के साथ साथ उन्हें बहुत बड़े दर्जे वो लेवल पे धन कमाया, करोड़पति से भी हम ऊपर चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि उनकी कुंडली के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि उनका हमेशा लग्न वर्गोत्तम होता है। जी। लग्न वर्गोत्तम होता है। वर्गोत्तम का मतलब मैं आज आपको बता देता हूँ कि लग्न मतलब जो जहां से आपकी कुंडली का पहला जो भाव होता है, फॉर एग्जाम्पल वहां मीन राशि है, तो मीन लग्न की ही कुंडली हो गई, और उसी से संबंधित वर्ग यानी नवमांश भी उसी का हुआ, सप्तमांश भी उसी वर्ग का हुआ, और उसी वर्ग का यानी वो लग्न ही आपका पूरा वर्गोत्तम हो गया। वो व्यक्ति 100% अपने जीवन के अंदर, अपने कुल के अंदर सबसे ज्यादा धनवान होगा। ओके। आप उसके बाद उसको कुल दीपक कह दीजिए आप, वो आपके कुल के अंदर, आपके परिवार के अंदर उसी के नाम से फिर सब जाने जाएंगे, फिर किसी को कमाने की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही काफी है। ओके। अब विराट कोहली, उसके फैमिली में कोई विराट कोहली तो एक ही है ना। हाँ जी, लेकिन वो अकेला काफी है। अकेला काफी है। तो ऐसे ही वो कुल दीपक, अब विराट कोहली कुंडली देखना, लग्न ही वर्गोत्तम है। हाँ। लग्न वर्गोत्तम कुंडली है विराट कोहली की। तो लग्न में कौन से ग्रह हैं सर? ग्रह नहीं, ग्रह कोई भी हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपका मैंने उदाहरण के रूप में बताया कि लग्न वर्गोत्तम होना, यानी जिस लग्न का आपकी लग्न कुंडली बन रही है, और बाकी के जो चार्ट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए, दशांश, नवमांश, सप्तांश, जितने भी वर्ग हैं वो सब उसी लग्न की होने चाहिए। अच्छा, जैसे अगर लग्न में गुरु है तो उसमें सब में गुरु होना चाहिए। सब में गुरु होना चाहिए। अच्छा। लग्नेश अगर गुरु तो है, सब में मंगल। लग्नेश अगर गुरु है तो हाँ, अगर लग्नेश मंगल है तो सबका लग्नेश मंगल होना चाहिए। और मंगल की 2 राशियां हैं, एक राशि 8 नंबर की राशि है वृश्चिक, तो 8 ही नंबर की होनी चाहिए। तो आदमी अकेला कुलदीपक, और विराट कोहली कुंडली में ही है। तो आप लोग भी अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में आप कुलदीपक हैं या नहीं। वैसे तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं ही कुलदीपक हूँ, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली को। लग्न में जैसे सर ने बताया, ठीक है, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। आई होप आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली के बारे में लगभग पता ही होगा, और आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट करके आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ किस तरीके से ग्रह होते हैं, किस तरीके से उनका पोजीशन बनी होती है। आचार्य जी, एक सवाल मन में आज के टाइम में आपने देखा होगा, लोगों को संतान की बहुत समस्या आ रही है, चाहे वो बहुत जल्दी अबॉर्शन करा लेते हैं या प्लानिंग से करते हैं या बहुत डिले कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है तो वो आए दिन अपनी कुंडली में चेक कराते रहते हैं कि हमारे बेटे हैं कितने हैं, बेटियां हैं तो कितनी हैं, कब होंगी, किस टाइम पे उनका बर्थ होगा। तो कुंडली में ऐसे कौन से भाव और ग्रह काम करते हैं संतान के योग के लिए? जी, अब बता देता हूँ कि जिन लोगों की संतान डिले हो रही है, वो देख लीजिए कि पंचम यानी हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें 5वां भाव संतान का होता है। अगर उसका संबंध शनि से बन गया तो डिले होती रहेगी। जी। जिन लोगों की 10 साल 12 साल में हो गए शादी को और संतान नहीं हो रही है, देख लो कि पंचम भाव से शनि का संबंध बन रहा है। जिनके मिसकैरेज बार बार हो रहे हैं, 2 बार 3 बार मिसकैरेज हो गए, उनकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से मंगल का संबंध बन रहा है। जी। तो शनि और मंगल ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो शनि डिले कराने का काम करेगा और मंगल मिसकैरेज करने का काम करेगा। संतान की प्राप्ति करने के लिए जो मुख्य ग्रह है वो फिर से बता देता हूँ, वो है जुपिटर, बृहस्पति। अगर पंचम से जब भी बृहस्पति का संबंध बनेगा आप कंसीव कर सकते हैं। ओके। कंसीविंग बृहस्पति के उस पार्ट में होनी है, उस टाइम पीरियड में होनी है जब वो उस समय गोचर कर रहा हो या उस जगह देख रहा हो, तब भी आप कंसीव कर सकते हैं। अब उस पंचम भाव को अगर आपकी जन्म कुंडली में, एक और बात बता दो, बहुत से लोगों को पुत्र हो जाते हैं लेकिन कन्या नहीं होती, कन्या हो जाती है तो उनको पुत्र नहीं होते। अगर आपकी कुंडली में अगर बुध खराब है तो कन्या नहीं होगी। बुध आपका नीच हो या किसी ऐसी राशि में हो या पाप कर्तरी में फंसा हुआ हो या अशुभ ग्रह के साथ विराजमान हो तो पुत्र हो जाएंगे, कन्या नहीं होगी। बिल्कुल।
और अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति और शुक्र खराब हो जाए, यानी स्त्री की कुंडली में शुक्र बृहस्पति और पुरुष की कुंडली में शुक्र, तो उसे पुरुष संतान नहीं होगी, यानी मेल लड़के नहीं होंगे, लड़कियां हो जाएंगी। जी जी। तो ये देख लो अपनी कुंडली में कि भाई आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है जो ये चीजें आपको हो रही हैं। हाँ जी। और जितने भी ग्रह पंचमेश के साथ संबंध बनाएंगे, जी। पंचमेश के साथ जितने भी ग्रह संबंध बनाएंगे, एक ग्रह बनाए, दो बनाए या तीन बनाए, उतनी संतान होगी। ठीक है। अगर पंचमेश के साथ एक ग्रह बैठा है और एक ही ग्रह उसको देख रहा है, तो भाई एक ही होगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी। चाहे बेटी हो या बेटा हो, वो डिपेंड करेगा आपकी बाकी के प्लैनेट्स पे। अब उस भाव को दो ग्रह देख रहे तो दो होंगे, तीन देख रहे तो तीन होंगे। कितनी भी कोशिश कर लो बदला नहीं जा सकता। मतलब नहीं बदल सकते आप उसको, बिल्कुल नहीं बदल सकते। जी। हाँ, बिल्कुल नहीं बदल सकते। हाँ, ये कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि भाई शनि उसको डिले कर रहा है, शनि की रेमेडीज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा डिले जो पार्ट है उसका वो कर दें। शनि का नेचर ही ऐसा है, एक राशि में 2.5 साल लगा देता है परिवर्तन करने में, और बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देता, बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं देता, मेहनत कराता है। मेहनत कराता है, बिल्कुल ठीक है। और मंगल, वो बहुत आपको पता आपका गोला है हाँ जी। साइंटिफिक तरीके से, तो वो देख रहा है, तो वो जाहिर सी बात है अगर वो आपके उस भाव को देख रहा है तो उसको खराब करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए मिसकैरेजेस हो जाते हैं। मिसकैरेज का डॉक्टर्स भी यही कारण बताते हैं कि भाई आप ज्यादा तला भुना मत खाइए, ज्यादा मसालेदार मत खाइए, ज्यादा गर्म खाना मत खाइए, जो जिनकी तासीर गर्म है जी। तो मंगल ऑलरेडी अगर वहां देख रहा खराब करेगा उस चीज को, है ना, वो कंसीव नहीं होने देगा। और अब इसमें क्या करना है, रेमेडीज एक ऐसी बता दे रहा हूँ आज मैं आपको, चाहे वो डिले हो रहा हो, चाहे उसमें मिसकैरेजेस हो रहे हो, चाहे डॉक्टर ने कह दिया हो कि सिस्ट है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी है, लेकिन मैं बार बार वहीं रोक करके बताता हूँ कि जो उपाय करना है ना, उपाय को करने में आपकी उतनी श्रद्धा, मेरे बताए गए उपाय में जितनी निष्ठा है उतनी श्रद्धा आपके उस उपाय को सुन के करने में है। पूरी श्रद्धा से अगर आप उस उपाय को करोगे तो ही वो आपके लिए कामगार है, नहीं तो मैं कहता हूँ कि मत करना मेरे बताए गए उपाय। ठीक है, अब करना क्या मैं बता देता हूँ आपको, ये भी अनटॉक तरीके से उपाय करना है। क्या करना है कि ये स्त्रियों को करना है, ये उपाय स्त्रियों से ही रिलेटिव है, इसमें पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। यानी सास, आपको अपनी सास की सहायता इसमें लेनी है, ये स्त्रियों को बता रहा हूँ, विवाहित जो स्त्रियां हैं अपनी सास से सुबह सुबह प्रातः काल में, अर्ली मॉर्निंग, जितने बजे भी आप उठ सकें, 3 बजे 4 बजे, इससे ज्यादा लेट नहीं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त है ऐसा मान के चलिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद में, सबसे पहला स्नान करने के बाद में, और अपने बाथरूम के बाहर ही अपनी सासू माँ को खड़ा कर दीजिए और उनको बोलिए कि कुछ फ्रूट्स वगैरह, कुछ खाने की चीजें, जो फल जो आप उस समय खा सकें, जितना आप खा सकें उतना ही पदार्थ लेकर के वो बाहर खड़ी हो जाए, और आप जैसे ही स्नान करके बाहर निकले तो अपने आंचल में वो भोग के रूप में, वो प्रसाद के रूप में, और वो आपके मन में भी वही चल रहा है उस समय कि ये उपाय हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें संतान की प्राप्ति हो, और आपकी जो सास है वो भी ये चाहती है कि घर में संतान की प्राप्ति हो, इसलिए तो दोनों के मन में भी वो भाव उस समय होना चाहिए जी। और आपके मन में वही श्रद्धा होनी चाहिए। तो वो जब आपको आंचल में वो भोग और प्रसाद दें, आप उसको लें और आपको पूरा खत्म करना है, पूरा जो उन्होंने भोग आपको दिया है, चाहे वो एक ही एप्पल क्यों ना हो, एक ही सेब क्यों ना हो, उतना ही लेना है जितना आप उसको फिनिश कर सकें। ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ बच जाए, वो पूरा भाग आपको उसी समय खत्म करना है, और उसके बाद ये और कुछ नहीं करना। और ये करते हुए केवल आप दोनों के बीच को तीसरा व्यक्ति ना देखे, और इसमें कोई दिन का निर्धारण नहीं है कि किसी भी दिन कर सकते हैं, सोम मंगल बुध गुरु किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन समय ब्रह्म मुहूर्त का ही होना चाहिए, सुबह सुबह का ही समय होना चाहिए जी। तो ये कर सकते हैं। तो आचार्य जी एक और मैं बिल्कुल आपसे लगातार पूछे जा रहा हूँ, और आप लगातार मतलब शायद आपकी, मुझे लगता है कि हर एक समस्या समाधान मिल गया होगा जो बेसिक प्रॉब्लम है। अब इन डेप्थ तो आप देखो, आपकी हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो हमने इस पॉडकास्ट में कवर ना करी हो, लेकिन मैंने शुरुआत में कह दिया था कि हो सकता है आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो लास्ट में आई हो। तो एक मेरे बिल्कुल सामने भाई खड़े हुए हैं, इनकी एक समस्या चल रही है विवाह की। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका विवाह होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि जैसे इनकी बात चलती है लड़की वाले आते हैं, देखते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। जी। तो कैसे पता करें कि विवाह होगा भी कि नहीं होगा, और अगर कोई रेमेडी आप बता दें तो ये मतलब इनका समस्या सारी समाप्त हो जाए, क्योंकि चाहते हैं इनकी शादी बहुत फटाफट हो जाए विद इन कुछ मंथ, क्योंकि कई 2-3 साल से लगे हुए हैं। मैं बता देता हूँ, देखिए इसमें सबसे पहले ना इनकी कुंडली जब देखेंगे तो कुंडली देख के सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कहीं हम गलत दिशा में तो प्रयास नहीं कर रहे हैं जी। कैसे गलत दिशा, दशा का मतलब है कि कुंडली में लिखा है कि लव मैरिज ही होगी जी, अब आप दौड़ रहे हो अरेंज मैरिज की तरफ, हाँ। नहीं होगी ना। लव मैरिज का पता कैसे चलेगा, लग्न पंचम सप्तम और एकादश, लग्न पंचम सप्तम और एकादश का संबंध अगर आपकी जन्म कुंडली में बन गया, अच्छा, तो फिर लव मैरिज ही होगी, फिर अरेंज चाहे अरेंज होकर टूट जाए
चलेगी लव मैरिज। जी तो लग्न, पंचम, सप्तम और एकादश का संबंध बन गया। तो पहले तो देखो कि क्या लव मैरिज का संबंध बन रहा है, फिर जी। उसके अलावा इनका संबंध नहीं बन रहा है। हाँ जी हाँ जी लग्न का सीधा संबंध सप्तम से बन रहा है या दसम से बन रहा है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि भाई आपकी अरेंज मैरिज का योग है, तो फिर आप अरेंज मैरिज की तरफ प्रयास करेंगे। तो पहले तो ये पता लगाओ कि इनकी कुंडली देख करके कि शादी लव मैरिज लिखी है कि अरेंज लिखी है। ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे फिर उपाय के बारे में कि भाई अगर डिले हो रही है उसके बावजूद भी वो किन कारणों से डिले हो रही है, वो कारण देखने के बाद में जो उपाय कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं। अब इसमें 2 तरीके से उपाय बताऊंगा भाई जो लड़कियां कर सकती हैं। जी जो लड़कियों के लिए उपाय है वो ये है कि लड़कियां, उनके घर में परिवार में किसी की भी शादी हुई हो लड़कियों में से, जी उनकी बहन, उनकी बुआ की बेटी, किसी की भी शादी, आस पड़ोस में किसी की भी कोई मित्र की शादी हुई हो, लड़की होनी चाहिए। जी और जो लड़की को जिस समय उपटन लगाया जाता है, जी जानते होंगे मेहंदी की रस्म बिल्कुल, बिल्कुल। और हल्दी की रस्म जिस दिन की जाती है, तो हल्दी जो बच जाए वहां, ठीक है। जिस दिन वो ये सब कार्यक्रम हो रहा हो, उस दिन वो जो हल्दी या उस समय की जो मेहंदी है वो बच जाए, ठीक है। उसको ले आइए और उसको अपने घर में अपने ऊपर यूज कीजिए। उसको ठीक है। नहाने में आप उसको यूज कर लीजिए, नहाने से पहले उपटन लगा लीजिए, नहाने से पहले आप हल्दी लगा लीजिए। ठीक वो है। जो आई है, ठीक है। ठीक है। और कभी जब कोई ओकेशन है कि भाई कोई ऐसा ओकेशन आ रहा है जिस दिन आप मेहंदी लगा सकें, ठीक तो वहां है। बची हुई मेहंदी आप लगा लीजिए। ठीक है। और ये कोशिश अगर हो सके तो बिना बताए ले आइए, ठीक और है। अगर बता के ले आए तो ये बात उनके और आपके बीच में रहे। ठीक है। फिर देखिए आप कैसे जल्दी से जल्दी योग बनेगा शादी का, 100% बन जाएगा लड़कियों के लिए। अब बात आ जाती है लड़कियों के लिए। जी लड़कों के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ जी। अगर लड़के मतलब उनकी शादी अगर डिले हो रही है, हम्म। तो अब यही उपाय वो अपने मित्र मंडल में देख सकते हैं। ठीक है। पुरुष में भाई अगर उनके मित्र की किसी दोस्त की शादी हुई, किसी भाई की शादी हुई, बुआ के लड़के की शादी हुई, किसी की भी शादी हुई है, जाइए वो शादी में अटेंड करिए और वो शादी का वो जो मैंने 2 सामान आपको बताया है, उन 2 सामानों को लेकर उनको यूज करिए आप, फटाफट शादी हो जाए। 100%। ये उपाय बिल्कुल ऐसे जैसे आप पड़ोस के घर से मनी प्लांट ले आइए। बस 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 ये ऐसे काम करता है, और ये जी बिल्कुल करता है। ये उपाय मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमने अपने परिवार में कह लीजिए या हमारे जो यजमानगण है उनमें ना इस्तेमाल करके देखा है, ठीक है। उनके रिजल्ट 100% पाए हैं, तब आपको बता रहा हूँ। आप लोग तो खुश हो चुके होंगे क्योंकि आपकी लगभग प्रॉब्लम्स का हमने समाधान ढूंढ लिया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं फिर भी सबसे ये कहना चाहूंगा, ये जो उपाय है ये बिल्कुल जर्नल है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इन डेप्थ प्रॉब्लम चल रही हो, आपकी ग्रह दशा खराब हो, आपकी ग्रह अच्छी तरीके से प्लान पोजीशन ठीक ना हो, तो जरूरी है कि कुंडली विश्लेषण कराना। क्या मैं सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या रील में देख के कोई भी उपाय फॉलो करने का प्रभाव 100% हो जाता है या उसको कुंडली विश्लेषण कराना जरूरी है? देखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरी है। एक्चुअली होता क्या है कि उपाय ना जो आप कर रहे हैं, ये रील्स वाले जो उपाय हैं ये हर सामान्य रूप से हमने बताए हैं, इनको कोई भी फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई विशेष चीज आपके अकॉर्डिंग पता चले आपको, तो आपकी जन्म कुंडली बता सकती है। बिल्कुल। एग्जैक्ट कहाँ पर कमी है वो आपकी जन्म कुंडली बताएगी। ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा बताया गया आप उपाय फॉलो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको और ज्यादा डेप्थ में अगर जाकर के उसको जान लेंगे तो आप ही के लिए बेटर है। बिल्कुल। कुंडली का विश्लेषण करा के पता लगा लेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेटर उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। एक्चुअली में है क्या ना, अब जैसे मैंने अभी फिलहाल इन जनरल बात बताई कि भाई आप जुपिटर के लिए ये उपाय कर सकते हैं या शनि के लिए उपाय कर सकते हैं, राहु के लिए ये उपाय कर सकते हैं, वो इन जनरल है, वो जो सब कर सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग राहु क्या लग्न में है कि सप्तम में है कि 10वें में बैठा है कि चतुर्थ में बैठा है, हो सकता है कि चलो मेरे इस उपाय से आपका लाभ हो जाए, लेकिन वही राहु आपकी माता के घर में बैठा और आपके माता के स्वास्थ्य को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तब आप कैसे उस माता के स्वास्थ्य को आपके राहु से कैसे ठीक करोगे आप? तो उसके लिए फिर विश्लेषण कराओ कुंडली का। तो राहु वहां एक स्थान पर बैठा हुआ, वही एक ही ग्रह है, वो कई चीजों को इम्पैक्ट कर सकता है, कई चीजों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि एक भाव का संबंध केवल एक चीज से नहीं है। जैसे पंचम भाव का संबंध केवल प्रेम से नहीं है, प्रारब्ध में किए गए कर्मों से भी है। पंचम का संबंध आपकी एजुकेशन से भी है, पंचम का संबंध आपकी संतान से भी है, पंचम का संबंध आपके विचारों से भी है। जैसे बहुत से लोगों को नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं जी, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में, हम कुछ नहीं कर सकते जी, सोचते हैं ना बहुत से लोग। बहुत 5वां घर कमजोर मिलेगा 100% आपको। और आदमी ये बहुत से लोग हम सोचते हैं कि अरे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, करोड़पति आदमी है, लेकिन फिर भी रात दिन रोता ही रहता, परेशान है, पता नहीं क्यों परेशान है। और वो खुद उससे पूछो भैया क्यों परेशान है, पता ही नहीं मुझे मैं क्यों परेशान हूँ, पर सोचता ही रहता हूँ कि कहीं मैं सो जाऊं तो सोते सोते ना रह जाऊं, कहीं सुबह उठूं तो कहीं मुझे ये लॉस ना हो जाए, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है वास्तविक जीवन में, वो काल्पनिक दुनिया में है। तो ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सब बातें जो गहराई की बातें हैं ये आपकी जन्म कुंडली से पता लगेंगी।
सब कुछ अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आपको बुरा फल मिल रहा है, ऐसे सवाल भी आते हैं। जी अगर आप देख लीजिए पंचमेश की दशा तो नहीं चल रही है, आप अपने प्रारब्ध के कर्मों को भी फिर इस समय इस जन्म में पूरा कर रहे हैं, जो संचित पहले करा है ना। बहुत से लोगों को कहते हैं कि भाई हम तो, अगर हमें पूरे कर्म का फल मिलना था तो हमें 20 साल की उम्र में क्यों नहीं मिला, या हमें 40 साल की उम्र में क्यों नहीं मिला, आप 50 साल या 55 साल की उम्र में क्यों मिल रहा है? पता क्यों मिल रहा है? क्योंकि पंचमेश की दशा आ गई है। ओके, अब पंचमेश की दशा आ गई, इसलिए 50 साल आपने काट लिए, संचित थे वो पहले से रखे हुए हैं एक तरफ कि आप अपने प्रारब्ध में कुछ ऐसे कर्म करके आए थे जिनका फल मिलना बाकी है, लेकिन जैसे ही पंचमेश की दशा आई आपको उसका बुरा फल मिलना शुरू हो गया। ओके, या अगर अच्छे संचित थे जी तो अचानक से अच्छा मिलना शुरू हो गया। जी तो पता कर लीजिए, कुंडली बताएगी आपको, ये कुंडली बताएगी कि पंचम के अंदर भाव की अगर उसकी दशा चल पड़ी तो आप समझ जाओ कि प्रारब्ध से जुड़े हुए फल आने वाले हैं। अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बुरे ही आएंगे, अच्छे भी तो होते हैं। सही बात, अच्छे भी आएंगे। दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। सही तो जन्म कुंडली बताएगी आपकी, पूरी तरीके से बताएगी, और कुछ भी कुछ छुपाती नहीं है, सब कुछ बताती है आपके बारे में। आप क्या विचार करते हैं, क्या खाने वाले हैं, क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या बुरी है, वो सब कुछ बताएगी। बिल्कुल, उसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीनतम ज्योतिष है। राजा महाराजाओं के जमाने से इसको यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों को भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल ना, ये मार्ग प्रशस्त करती है, आपके मार्ग को बताएगी, चलना सिखाएगी। सही बात। हाँ, तो आप लोगों ने ये पॉडकास्ट आखिरी तक देखा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपका कि आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं। आपके लगभग हर एक उपाय, प्रॉब्लम का हमने उपाय जाना है इस वीडियो में, वैदिक शास्त्रों के अनुसार, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। आप और भी इस तरीके के अगर चाहते हैं कि हम राहुल सर के साथ पॉडकास्ट बनाएं, आचार्य जी के साथ, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि अगला आपको क्या टॉपिक चुनना है। उसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी समस्या, प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमने इस पॉडकास्ट में कवर नहीं करा है, तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट करिए। मैं, हमारी टीम से, आचार्य जी की टीम से जो भी अवेलेबल होगा, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। एंड प्लीज, आपको लगता है कि आपकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति है जिनको इनमें से कोई भी समस्या है, तो प्लीज वीडियो को उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, सो दैट हर इंसान को उसकी समस्या का समाधान घर बैठे आराम से प्राप्त हो पाए। एंड साथ में आचार्य जी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, स्क्रीन पर भी कई बार नंबर सर का फ्लैश हुआ है, सो दैट आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा के अपनी हर समस्या का समाधान ढूंढ पाए। एंड ये पॉडकास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आचार्य जी, राधे राधे, आप यहाँ आए, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हम सभी के लिए, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।